हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकस। दिस इज गौरव और आज हम लोग टॉपिक मिनिया सीरीज में फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका इस्तेमाल करके जेई मेन में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट एक से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखने को मिलता है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता कि एक आधे सवाल इस कॉन्सेप्ट पे ना पूछा जाए। कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हुए हैं, उसी में से एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। हम लोग मेनली इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव में देखते हैं। ठीक, बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव। अभी बेंजीन को लेके स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव बाद में समझेंगे। ये हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन है, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल और सम ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कर दें कि यहां से एक H निकल के और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए। एक H निकला मतलब सारे के सारे एस्टिस हैं, ये भी हाइड्रोजन, ये भी है। अब सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है तो ये मत कहना कि पहला यही कॉर्नर वाला ही हाइड्रोजन जाए, कोई से भी जा सकता है। यहां जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल और माइनस ऑफ H+। अब देखो यहां से हुआ क्या, H+ निकला और E+ आके जुड़ गया। दोनों इलेक्ट्रोफाइल H+ को E+ ने सब्स्टिट्यूट किया, दैट्स वाई द नेम इज इलेक्ट्रोफिलिक। और कहाँ हो रहा है, एरोमेटिक कार्बन, एरोमेटिक स्पीसीज पे हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। और क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर ये बात। अब ये चीजें, ये वाला जो फ्रेमवर्क है, ये इससे हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस कराते हैं, जैसे हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, आयोडीनेशन, ये सब कुछ कराते हैं। कंडीशंस इनके लिए अलग अलग है। फिर उसके बाद हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं, अल्काइल ग्रुप भी जोड़ते हैं और असाइल ग्रुप भी जोड़ते हैं। हम लोग बारी बारी से सबका एग्जांपल देखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इस बेंजीन पे क्या क्या रिएक्शन होता है, तो हेलोजिनेशन, ठीक, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन और असाइलेशन। असाइलेशन, ठीक है। अब देखो हेलोजिनेशन में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, जो हेलोजन जोड़ना होता है उसका मॉलिक्यूल X2, और फिर इसके साथ हम लोग यूज करते हैं कोई लुईस एसिड। लुईस एसिड ऐड करते हैं। अब लुईस एसिड कुछ भी हो सकता है। लुईस एसिड की डिफिनेशन आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हैं। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं AlX3 या फिर BX3 या फिर SnX2 और SnX4, ये दोनों यूज करते हैं हम लोग। या फिर कभी कभी आप लोग को फ्री मेटल के साथ भी, जैसे आयरन, ठीक, दे दिया, मान लो FeBr3, ये भी लुईस एसिड है। या फिर Fe के साथ ही X2 दे दिया, जो कि फर्दर रिएक्शन करके यही बनाते हैं, FeBr3 बनाते हैं, या फिर FeX3 बनाते हैं। क्लियर। तो ये सारे के सारे रिएजेंट यूज होते हैं हेलोजिनेशन में। सल्फोनेशन में उसी तरीके से हम लोग वो यूज करते हैं H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड, या फिर कहीं कहीं आपको H2S2O7 भी दे दिया जाता है, जिसका नाम होता है ओलियम। ओलियम भी लिखा मिल सकता है, H2S27 भी मिल सकता है, या फिर H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड भी मिल सकता है, कुछ भी, सबका मतलब एक ही है। नाइट्रेशन के लिए उसी तरीके से मिलता है H2SO4 प्लस HNO3 यूज करते हैं हम लोग, इन दोनों का मिक्सचर। अल्काइलेशन और असाइलेशन को हम लोग अलग क्लास में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग नेम रिएक्शन भी बोल देते हैं, जैसे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, या फिर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और उसी तरीके से फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब अल्काइलेशन और असाइलेशन में क्या अंतर है? अल्काइलेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिकली लुईस एसिड वहां भी यूज होता है, उसके साथ साथ हम लोग RX यूज करते हैं। RX अल्काइल हैलाइड, कोई अल्काइल हैलाइड जिसको हम लोग ऐड करना चाहते हैं, इसके साथ हम लोग कोई लुईस एसिड, सपोज AlX3 ऐड कर लेते हैं,
तो हम लोग को R पॉजिटिव मिलता है, जो कि डायरेक्टली R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाता है। उसी तरीके से असाइलेशन में RCO, और सपोज हमने कोई लिविंग ग्रुप यहाँ पे ऐड कर लिया, लिविंग ग्रुप जिसके पास लोन पेयर हो, और मोस्टली हर लिविंग ग्रुप के पास लोन पेयर होता है। और इसको जब हम लोग यूज कर लिए सपोज एक AlX3 लुईस एसिड के साथ, तो ये लुईस एसिड के साथ निकल के बाहर जाता है और हमें मिलता है असाइलियम कटायन RC ट्रिपल बॉन्ड O और पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज, और इसी को हम लोग बोलते हैं असाइलियम कटायन। ठीक बात है। तो ये सारा जो पूरा रिएक्शन है, कई सारे हमने क्लास पढ़ा है, ये सब कुछ इसी सेक्शन में आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि मान लो हमने सबसे पहले ब्रोमिनेशन कराना चाहा, है ना, सारे केसेस में यही सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि सपोज मान लो X2 या फिर ब्रोमिनेशन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Br3 दे दिया। अब इसका पहले रिएक्शन देख लो, Br और इन द प्रेजेंस ऑफ Br3। अब हमें पता है कि लुईस एसिड है कौन, एल्युमिनियम AlBr3, AlX3 इज अ लुईस एसिड। क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है। अब ब्रोमीन दयालु आदमी, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया अपना, तो बना क्या, Br, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज दिया, किसको, AlX3, AlBr3 को दिया, तो इनके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर आया नेगेटिव, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो इनके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये जो तनाव है ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये निकल के बाहर, और हमें मिलता है Br के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज प्लस AlBr4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये स्पीसीज जो Br पॉजिटिव बना है, ये हमारे लिए काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, अब हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड ही है, तो अब क्या होता है, ये पाई बॉन्ड पोलराइज होके इसको अटैच करते हैं अपने आप से। मतलब हमें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटा, और ये जाके जुड़ गया किससे, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहाँ पे ब्रोमीन है। अब जब ये पाई बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर आया होगा पॉजिटिव चार्ज। अब बोलोगे कि ये एरोमेटिक था, अब एरोमेटिसिटी लूज करके ये कैसा कटायन बना है, क्यों बना? इस कटायन को हम लोग बोलते हैं एरिनियम कटायन, अरीनियम कटायन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सवाल ये भी बहुत आसान से पूछा सकता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, तो कार्बोकटायन नहीं होता, कार्बन नहीं होता, फ्री रेडिकल नहीं होता, बल्कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर अरीनियम कटायन होता है। अराइल ग्रुप है ना, तो अराइल के ऊपर अरीनियम कटायन, ऐसा रिलेट कर लो। अब ये इसलिए स्टेबल होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमता रहता है। कैसे घूमता रहता है, इसका हम लोग अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करो तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमता रहता है। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों है। ठीक बात है। और ये होता भी इसलिए है क्योंकि इसके पास ऑप्शन होता है कि ये हाइड्रोजन लूज करके निकल जाए H+ के फॉर्म में और यहाँ नेगेटिव चार्ज आए और ये हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, Br के पास वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकले, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, H+ निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और दोनों बॉन्ड बनाएंगे, फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर गेन हो जाएगा और फाइनली Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ वाला हाइड्रोजन तो एज इट इज रह गया, लेकिन यहाँ वाला हाइड्रोजन टूट गया, वो टूट के बाहर निकला H+ के फॉर्म में, और जो कि यहाँ से Br- तो निकले के HBr प्लस AlBr3 प्लस ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया। क्लियर? दिस होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसमें भी सब सेक्शन में अगर हम लोग और प्रिसाइजली बात करें तो ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक, अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको बेंजीन नहीं बल्कि बेंजीन से जुड़ा कोई ग्रुप है, इस पे सेम रिएजेंट ट्रीट करना पड़े, Br2 और AlBr3, सेम चीज AlBr3, काम तो वही करना है। अब डिपेंड करता है कि क्या यहाँ वाले हाइड्रोजन को हटाएगा Br या फिर यहाँ वाले हाइड्रोजन को हटाएगा, कहाँ वाले हाइड्रोजन को हटाएगा। अब इस ग्रुप के हिसाब से ये दोनों हैं ऑर्थो, ये दोनों हैं मेटा,
और ये है पैरा। तो हाइड्रोजन अलग अलग हो गए, इससे पहले इक्विवेलेंट हाइड्रोजन थे, अब कहाँ पे हटाएगा? तो यहाँ से इस ग्रुप का नेचर डिसाइड करेगा कि ग्रुप कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पे ग्रुप ऐड होगा, जो Br पॉजिटिव ऐड होने वाला है। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ओनली मेटा ग्रुप पे, मेटा पोजीशन पे ऐड होगा। डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग, यू नो इट वेरी वेल, हर जगह अवेलेबल है, एनसीईआरटी हर जगह, आप चाहे जहां भी पढ़ रहे होंगे हर जगह आपको डीएक्टिवेटिंग नेचर और एक्टिवेटिंग नेचर के ग्रुप्स पता होंगे, या फिर जो भी ग्रुप डिसाइड कर, जो भी आपने ग्रुप देखा होगा, जो आप फ्यूचर में देखेंगे, उन सब का नेचर आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में जाओ, अभी भी देर नहीं हुआ, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है किसका कैसा नेचर होता है। ठीक बात है। तो अब इस ग्रुप का नेचर भी डिसाइड करता है। ठीक, अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक से ज्यादा ग्रुप लग जाए, सपोज G1 लग जाए और यहाँ पे G2, 2 ग्रुप लग जाए, तब किसके में, अब इसके हिसाब से ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, लेकिन इसके हिसाब से तो ये पैरा है ना, तब कैसे? तो अब इन दोनों ग्रुप का जो ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होगा उसके हिसाब से पूरे रिंग पे उसका रूल चलेगा। ठीक, जो ज्यादा पावरफुल इफेक्ट जिसका होगा उसके हिसाब से रिंग पे रूल चलेगा। अच्छा, अगर यही ग्रुप कुछ ऐसा लग जाए, सपोज यहाँ पे G1 है और यहाँ पे G2 है और दोनों बल्कि ग्रुप लग जाएं, तो अब दिक्कत हो सकती है। और इन दिक्कतों को हम लोग कई कई टर्म्स में पढ़ते हैं, SIR इन स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस इफेक्ट, SIP स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ये अलग अलग, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक, ये 3 टर्म्स में पढ़ते हैं, सबके लिए केसेस अलग अलग। ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव में। SIP स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन हम लोग पढ़ते हैं केवल एनिलीन में, और एस्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस हम लोग पढ़ते हैं केवल एन डाइमेथाइल एनिलीन में, एन डाइमेथाइल एनिलीन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये केसेस हो गए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। मेनली आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया जाएगा, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि एक से ज़्यादा ग्रुप्स अगर लग जाते हैं तो जो ज़्यादा पावरफुल वाला होगा उसके हिसाब से सारा कुछ सिस्टम चलेगा रिंग पे। ठीक बात है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने 25 जनवरी शिफ्ट 1 का बहुत ही आसान सा सवाल है। पैरा मेथाइल नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन कुछ कपल ऑफ रिएजेंट से कराना है और आपको बताना है ए क्या है और ई क्या है। आपको बताया गया है यहाँ पे कि ए और ई कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ठीक बात है। अब कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट हैं, उनका रोल आपको दिया गया है, पता होगा तभी आप ये कर पाएंगे। रिएजेंट का रोल पता होगा और उसके बाद अब ये ग्रुप्स लगे हैं वो डिसाइड हो जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक बात है। अच्छा, अगर Br2 दिया हुआ है, मैंने बोला Br2 और मेटल का प्रेजेंस अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हैलोजिनेशन रिएक्शन सोचेंगे। ठीक बात है। अब देखो, अब हैलोजिनेशन कराना है, यहाँ पे ये ग्रुप NO2 लगा हुआ है, ये Me लगा हुआ है। Me बहुत करेगा तो प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन दे सकता है, लेकिन ये NO2 के माइनस M इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट्स आर ऑलवेज मोर पावरफुल, ऑलवेज मोर कंसिडर्ड एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। तो अब इसके हिसाब से सारा काम होगा। इसके हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप माइनस वाला मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ एक जगह कहीं पे मेटा डायरेक्टिंग, मेटा पे जाके क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, रिंग Me, और सपोज मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिया, ये बन गया आपका A। तो पहला कुछ काम तो ऐसे ही हो जाएगा। मेथाइल के ऑर्थो पे ब्रोमीन, ठीक, इसके ऑर्थो पे ब्रोमीन तो कभी बन ही नहीं सकता, ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। उसी तरीके से यहाँ पे मेथाइल पे है ऑर्थो पे, यहाँ भी मेथाइल ऑर्थो पे, और देखते हैं यहाँ भी मेथाइल पे ऑर्थो पे। तो ये तीनों हमारे लिए काम का हो सकता है। ठीक बात है। अगला एसेंशियल HCl। एसन क्या है, एक फ्री मेटल है। फ्री मेटल्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन का कहीं जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, कहीं से निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये तो बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है। तो अब ये फ्री मेटल
SN2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस NO2 ग्रुप को रिड्यूस करेंगे। और NO2 कहाँ रिड्यूस होके जाएगा भाई, HCl भी है अपने पास, NO2 रिड्यूस होके अमीन ग्रुप में चला जाएगा, NH2 में चला जाएगा क्या। तो ये वाला ग्रुप रिड्यूस होके कैसा हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, ये बस NH2 हो जाएगा, यहाँ पे Br एज इट इज, ये CH3 एज इट इज लगा होगा, ये बन गया अपने पास B। अब NaNO2 HCl और लो टेम्परेचर पे डायोटाइजेशन रिएक्शन NO2 का NH2 का N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड डायोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। तो फिर से यहीं पे चेंज होगा, तो C हमें क्या मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस, यहाँ पे Me ग्रुप और ये Br, ये C मिल गया हमें, ठीक। और C से D H3PO2 और H2O, हमें पता है कि H डाइजोनियम सॉल्ट पे कपल ऑफ रिएक्शन, हम लोग जब सैंड में रिएक्शन पढ़ते हैं या फिर बाल्सीमेन रिएक्शन पढ़ते हैं, उसी समय हम लोग पढ़ लेते हैं H3PO2 का रोल डाइजोनियम सॉल्ट पे। तो क्या करता है H3PO2, इस N2 पूरे को निकाल के H जाके जुड़ जाता है, ठीक बात है। तो अगला जो बनेगा हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे जुड़ गया H, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं हुआ, हम लोग D तक आ गए हैं भाई, है ना, D तक आ गए। अब उसके बाद ट्रीट किया गया KMnO4 KOH। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम कुछ अलग रोल करता है, डाईहाइड्रोक्सिलेशन होता है। KMnO4 इन बेसिक मीडियम बेसिकली ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है, और ये भी ऑक्सीडेशन कुछ ऐसा, ये बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा कार्बन के पास बस इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, बाकी कौन सा ग्रुप है कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, बाकी दोनों कोई ग्रुप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड चाहिए। अगर इसको मिल गया तो ये फटाक से ये सारे ग्रुप निकाल के यहाँ पे COOH का फॉर्मेशन कर, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो अभी भी वही कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड मिल गया, एटलीस्ट एक बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, और वही सफिशियंट है। तो ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो फाइनल प्रोडक्ट जो E है, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ चुका है, यहाँ पे एक ऑर्थो पे ब्रोमीन लगा हुआ है और COOH, ठीक बात है। तो COH के ऑर्थो पे ब्रोमीन चाहिए जो कि E है, तो COH के ऑर्थो पे ब्रोमीन यहाँ पे है, लेकिन ये OH जुड़ गया, अपने काम का नहीं है। ये Me नहीं, हमें तो चेंज होना चाहिए। यहाँ Br जुड़ गया, नहीं, ये अब बच कौन गया, देखो Me के ऑर्थो पे और NO2, A तो यही बना हुआ है, Me के ऑर्थो पे Br और NO2, A बन गया और E भी बन गया, दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अगला सवाल उसी तरीके से, अब तुम्हें प्रोडक्ट दे दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा सीक्वेंस रिएजेंट का फॉलो करें हम लोग कि प्रॉपर यही प्रोडक्ट हम लोग को मिले 30 जनवरी शिफ्ट सेकंड में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, मान लो ये सेम, देखो अगर ध्यान दो तो पैरामेथाइल नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात, सेम पे। अब देखो अगर हम लोग यहां से ऐसा करें कि पहले इस नाइट्रो के कंपैरिजन में रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑर्थो है क्या, तो हम लेकिन हमें तो पता है नाइट्रो ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो कोई ऐसा ग्रुप हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ऐसे ग्रुप में जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और जैसे ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास ऑर्थो ही बचा रहेगा, क्योंकि पैरा पे तो मिथाइल ऑलरेडी है। तो अब NO2 को अगर हम लोग NH2 में कन्वर्ट कर दें तो वो तो है एक्टिवेटिंग ग्रुप प्लस M इफेक्ट शो करता है। तो अब NO2 को NH2 में कैसे कन्वर्ट कर, रिड्यूस करके, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, फ्री मेटल का सोर्स। तो देखो ये Fe फ्री मेटल और H प्लस, जैसे SN और HCl था क्लीमेंसन रिडक्शन, उसी तरीके से ये भी है फ्री मेटल की जगह Fe और H प्लस का सोर्स, तो ये दोनों कर सकते हैं। अब उसके बाद Br2, जैसे ही एक बार ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Me, तो Br2 एक्वस सेम कहानी हो जाएगी, दोनों ऑर्थो ग्रुप Br से लग जाएंगे, यहाँ पे NH2, यहाँ भी Br जुड़ गया, यहाँ भी Br जुड़ गया और यहाँ पे CH3, ठीक बात है। अगला सेट ऑफ रिएजेंट क्या है, HNO2, तो कुछ नहीं यार, अभी अभी हम लोग देखे हैं कि डायटाइजेशन का फॉर्मेशन होगा, N2 पॉजिटिव Cl माइनस, यहाँ Br जुड़ा हुआ था, यहाँ भी Br जुड़ा हुआ था, ये CH3, ठीक। उसके बाद रिएजेंट चेंज हो गए, हम लोग मोर और लेस यहाँ पहुँच गए, बस N2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। अब जब हम लोग CuBr ऐड कर लेते हैं तो हम लोग को ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है डाइजोनियम सॉल्ट से, याद है।
तो हम लोग को ब्रोमोबेंजीन नहीं, वहाँ पे Br नहीं जोड़ना, वहाँ पे H जोड़ना है। और H कैसे जुड़ेगा? H3PO2 से। तो करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ वन। क्लियर है क्या ये बात? ठीक, तो इस तरीके, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रिएजेंट और एकदम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना ही कराना है। इनडायरेक्ट वे में भी कहीं कहीं एक स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाकी बहुत सारा बड़ा सा रिएक्शन है, लेकिन एक स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने को दे दिया जाए तो वहाँ भी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हर बार देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपने कुछ सीखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, कुछ नए, कुछ ईजी कॉन्सेप्ट, ईजी शॉर्टकट आप लोगों ने सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।